Hello, dear students. Today, in this lecture, you are going to study novel. Okay, students? I think this is not the new form for you. You have already studied so many novels in your earlier classes. स्टूडेंट्स नॉवेल आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, नया फॉर्म नहीं है. आप लोगों ने बहुत सारे नॉवेल्स की स्टडी अर्लियर क्लासेस में की है. ओके स्टूडेंट्स, नॉवेल मीन्स स्टूडेंट्स उपन्यास दैट यू हैव स्टडीड इन हिंदी. तो स्टूडेंट्स नॉवेल की स्टडी आपने पहले भी की है, बट हियर एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन नॉवेल एंड व्हाट इज इट्स एक्चुअल हिस्ट्री वेयर फ्रॉम इट हैज टेकन इट्स बर्थ. स्टूडेंट्स इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है और किस तरीके से ये लिटरेचर में डेवलप होता चला आगे, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आज आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. और साथ ही स्टूडेंट्स आप ये भी जानेंगे कि इस नॉवेल के कितने स्वरूप हैं. मीन्स एज अ फॉर्म नॉवेल, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉवेल. एक नॉवेल तो आपको पढ़ना ही है, नॉवेल होता क्या है, लेकिन साथ साथ इसके कितने स्वरूप हैं, कितने रूपों में नॉवेल हमारे सामने आया है, उसकी भी स्टडी स्टूडेंट्स आपको करनी है. तो नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स द डिटेल्ड स्टडी ऑफ नॉवेल एंड इट्स हिस्ट्री. राइट स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरा डिटेल है नॉवेल का. मैं आपको समझाना चाहता हूं इसको. स्टूडेंट्स एक्चुअली नॉवेल, ये जो नॉवेल है ना स्टूडेंट्स, जनरली it is considered as the form of fiction. The word fiction is there. Students, basically आप fiction जो word पढ़ते हैं और कई बार आप fiction को novel ही समझते हैं. Students, तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि actually fiction एक लिटरेचर का ऐसा फॉर्म है जिसके अंतर्गत नॉवेल आते हैं. और चूंकि फिक्शन का सबसे जो प्राइम फॉर्म है, सबसे पॉपुलर फॉर्म है, वो नॉवेल ही है, इसलिए कई बार नॉवेल और फिक्शन को हम एक ही समझते हैं. राइट स्टूडेंट्स? द बेसिक थिंग इज हियर स्टूडेंट्स कि फिक्शन जस्ट कम्स बिफोर यू इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल एंड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी. ओके, यूं कह सकते हैं आप कि फिक्शन को आप दो फॉर्म्स में देखते हैं बेसिकली, एक नॉवेल के रूप में और एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में. राइट? शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल में थोड़े से डिफरेंस हैं, विशेष करके इसकी लेंथ को लेकर के. नॉवेल हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन स्टोरी थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में छोटी होती है. राइट? और जहां तक फिक्शन का सवाल है, तो जैसा कि फिक्शन का टाइटल ही है, फिक्शन मीन्स समथिंग फुल ऑफ इमेजिनेशन. थोड़ा सा उसमें जो काल्पनिक चीजें होती हैं, वो थोड़ा सा इमेजिनरी आइडियाज उसमें प्रेजेंट किए जाते हैं टू इंटरटेन यू. आपका मनोरंजन करने के लिए एक लॉन्ग नैरेटिव टाइप की क्रिएशन होती है, जिसको हम फिक्शन मानते हैं. राइट स्टूडेंट्स? और ये अगर शॉर्ट फॉर्म में आती है तो उसको हम शॉर्ट स्टोरी मान लेते हैं. राइट? बट एज अ फिक्शन, it's a form novel is to be discussed here in this lecture students. तो स्टूडेंट्स जो नॉवेल वर्ड है, ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी परिभाषा की तरफ चलूं तो द टर्म नॉवेल रिफर्स टू ए फिक्शियस प्रोज नैरेटिव और टेल ऑफ अ लेंदी प्लॉट विच प्रेजेंट्स अ पिक्चर सीरीज ऑफ रियल और इमेजिनरी लाइफ. स्टूडेंट जो उपन्यास होता है ना, एक आप कह सकते हैं कि काल्पनिक गद्य की रचना होती है, माने प्रोज फॉर्म में लिखी गई एक थोड़ा सा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट की रचना होती है. हमेशा जो पहली खास बात है नॉवेल्स की स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमेशा जो नॉवेल होता है वो प्रोज में लिखा जाता है. राइट? पोइट्री में नॉवेल नहीं लिखा जाता है. राइट? और ये फिक्शस होता है, मीन्स जो इसको इसमें जो आपको प्लॉट मिलेगा, जो स्टोरी आपको मिलेगी, वो हमेशा थोड़ी सी फिक्शस होगी.
मीन्स इसका कोई बहुत रियल ग्राउंड नहीं होगा, किसी की ओरिजिनल लाइफ इसमें नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। एक काल्पनिक कहानी होगी और हमेशा ये एक नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, एक कहानी के रूप में लिखा जाता है। कोई कथा होती है, कोई कहानी होती है जो कि गद्य में कल्पना के सांचे में ढली होती है। और हमेशा स्टूडेंट जो नॉवेल होता है वो लेंदी होता है, बड़ा होता है, राइट। हाँ, एक चीज है कि इसमें आपको पिक्चर ऑफ सीरीज ऑफ रियल और इमेजिनरी लाइफ मिलेगी। जो इसमें लाइफ दिखाई जाएगी, जो इवेंट्स, जो इंसिडेंट दिखाए जाते हैं नॉवेल के अंदर, वो तमाम सारी जो घटनाएं हैं उनकी एक श्रृंखला होती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, तमाम सारी घटनाएं आपस में इंटर रिलेट होकर के आगे बढ़ती हैं। और उन घटनाओं का संबंध आपकी रियल लाइफ से भी हो सकता है, जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं, जो चीज़ें आपके आसपास घट रही हैं, उस तरह के घटनाक्रम भी इसमें दिखाए जा सकते हैं। या कोई काल्पनिक चीज़ दिखाई जा सकती है जो एक्चुअल में आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंप्रेशन आपकी लाइफ में हो, लेकिन वो इमेजिनरी लाइफ हो सकती है। तो दोनों तरह की चीज़ें नॉवेल में दिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स, राइट। हमेशा थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर अगर एक फिक्शन के रूप में देखें हम, तो फिक्शन के दो स्वरूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉवेल भी होता है और शॉर्ट स्टोरी भी होती है। तो शॉर्ट स्टोरी की तुलना में जो नॉवेल होते हैं वो हमेशा लंबे होते हैं, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं, जो 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 इसको एक डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म प्रदान करते हैं, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉवेल, राइट स्टूडेंट्स। तो जो पहली क्वालिटी जो होती है फिक्शस होती है, फिक्शस प्रोज स्टोरी। मीन्स नॉवेल इज ऑलवेज रिटन इन प्रोज फॉर्म एंड इन स्टोरी फॉर्म। ये हमेशा एक ऐसी कहानी होती है जो गद्य फॉर्म में लिखी गई होती है। इन प्रोज फॉर्म इट इज ऑलवेज रिटन एंड इट इज फिक्शस, और एक काल्पनिक कथा वस्तु को लेकर के लिखी जाती है, राइट स्टूडेंट्स। इसका रियल ग्राउंड आपको वो चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी। जहां तक इसकी लेंथ का सवाल है तो ये हमेशा थोड़ी सी लंबी होती है। पूरी किताब के फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता है कि एक पेज, दो पेज, चार पेज में ये खत्म हो जाए, बल्कि नॉवेल इज ऑलवेज इन बुक फॉर्म, राइट। आप यूं कह सकते हैं कि अगर शॉर्ट स्टोरी से इसकी तुलना करें तो कहानी से ये हमेशा बड़ा होता है। कहानी हमेशा 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो नॉवेल होता है उसकी जो प्लॉट होता है, उसका जो स्टोरी होती है, उसको इतना ज़्यादा लेंदी बना दिया जाता है कि आप पूरी की पूरी बुक जब पढ़ते हैं, और कई नॉवेल तो ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा किताबों में कंप्लीट होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा बुक फॉर्म में लिखा गया होता है, राइट। आप यूं समझ सकते हैं कि इसकी सेटिंग और इसका जो प्लॉट है इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जब आप व्हेन यू रीड इट, इट सीम्स दैट यू आर वॉचिंग अ ड्रामा। इसको आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे मैं एक ड्रामा देख रहा हूं। इसीलिए कई बार इसको ड्रामा इन पॉकेट भी कहा जाता है। नॉवेल इज ए ड्रामा इन पॉकेट। नॉवेल इज व्हाट? नॉवेल इज एक्चुअली अ ड्रामा इन पॉकेट। मीन्स दैट इज नॉट एक्टेड टू बी ऑन द स्टेज। ये एक ऐसा नाटक होता है, उपन्यास एक ऐसा नाटक है जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, बल्कि एक ऐसा नाटक है जिसमें पूरा का पूरा थिएटर आप अपनी जेब में रख लेते हैं। मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, राइट। एक किताब के रूप में पूरा का पूरा नाटक आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट्स जस्ट रीडिंग इट, इट सीम्स दैट यू आर इंजॉइंग अ ड्रामा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बता दिया आपको कि हमेशा एक ये सीरीज ऑफ इमेजिनरी लाइफ, राइट, इस तरीके से इसको निट किया जाता है, इस तरीके से इसको सजाया गया होता है कि एक घटना दूसरी घटना से रिलेट होते हुए ही आगे बढ़ती चली जाती है। एक घटना घटेगी, फिर उससे रिलेटेड अगली घटना, फिर उससे रिलेटेड अगली घटना। तमाम सारे इंसिडेंट आपकी
रियल लाइफ का इंप्रेशन लिए हुए, जो वास्तव में इमेजिनरी होता है, एक काल्पनिक कथा वस्तु होती है, लेकिन इट सीम्स दैट इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी निजी जिंदगी की घटनाएं चल रही हैं। एंड वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ इन द कैरेक्टर्स। उसके कैरेक्टर्स में हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, क्योंकि नॉवेल में स्टूडेंट्स कभी भी आपको कोई इस तरीके के सुपर ह्यूमन कैरेक्टर नहीं मिलते हैं। उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारी अपनी निजी लाइफ, अपने आसपास के जीवन के जो कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह के लोग, जिस तरह की घटनाएं हम आप अपने आसपास देखते रहते हैं, उसी तरीके के कैरेक्टर्स उसमें, यूं कह सकते हैं कि जो हम हैं वही उस नॉवेल में एज ए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। उसके कैरेक्टर्स कभी हैमलेट के प्लेस की तरह कोई बहुत बड़े बड़े सुपर स्टैंडर्ड के लोग नहीं होते हैं। दे आर कॉमन ह्यूमन बींग्स, राइट। और अक्सर उसमें क्या होगा कि जो उसका सेंट्रल कैरेक्टर होगा वो तमाम सारी सफरिंग्स को या इमोशनल क्राइसिस को लेकर के आगे बढ़ता है, राइट। तमाम सारे भावनात्मक पक्ष उसके जीवन के, और क्या उन भावनात्मक जो उसकी क्राइसिस है लाइफ की, तमाम सारे जो भावनाओं में बंधा हुआ इंसान है वो किस तरीके से उसमें सफ़र करता है, किस तरीके से उन उलझनों में उलझता हुआ ज़िंदगी की हकीकत को समझता हुआ आगे बढ़ता है, किस तरीके से उसकी लाइफ में इंसिडेंट घटते हैं, उन चीज़ों को लेकर के नॉवेल हमेशा लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको रियली में कोई नॉवेल एंजॉय करना है और सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक नॉवेल के लिए इसेंशियल्स हैं, अगर आपको उसको समझना है तो आप टॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, टॉमस हार्डी की जो एसेज हैं, टॉमस हार्डी के जो एसेज हैं स्टूडेंट्स, दे आर द मिरर ऑफ रियल लाइफ। वास्तविक जीवन की जो झांकी है अगर आपको देखनी है तो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज जैसे या टेस ऑफ डी अर्वरविल जैसे नॉवेल्स को आप पढ़िए टॉमस हार्डी के, राइट। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड पढ़िए कि कैसे एक जो आम आदमी है उसकी जिंदगी में तमाम सारे जो इवेंट्स घटते हैं, कैसे इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है, कैसे जिंदगी उसको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे लेती चली जाती है, और इंसान न चाहते हुए भी जिधर जिंदगी की हवाएं उसको ले जाती हैं उधर वो चला जाता है। अगर इन चीज़ों को देखना है स्टूडेंट्स तो टॉमस हार्डी जो कि एक पेसिमिस्ट और नॉवेलिस्ट है, एक निराशावादी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, उसके कोई भी नॉवेल आप उठा लीजिए, आपको रियल ग्लिम्स मिल जाएगा लाइफ का, और रियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक नॉवेल की वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं तो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को कभी पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैंने नॉवेल के बारे में बताया कि नॉवेल होता क्या है। इन शॉर्ट इफ यू वांट टू से तो यू कैन से कि नॉवेल इज ए लॉन्ग and lengthy narrative prose work in which you find the series of real and imaginary life, right? Incident after incident you will find in a sequence and interrelated। अगर आपको नॉवेल पढ़ना है स्टूडेंट्स तो आप ये जानिए कि लेंदी लॉन्ग सी क्रिएशन होती है प्रोज में लिखी हुई, जिसमें घटना दर घटना जो उसके सीन्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री की ओर नज़र डालते हैं कि इसका इतिहास कहाँ से ये शुरू होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लगभग इसका अगर इतिहास हम जानना चाहें तो ये लगभग 2000 ईसा पूर्व इजिप्ट में इसके एग्जिस्ट मिलते हैं, इसका एग्जिस्टेंस मिलता है, इसका अस्तित्व लगभग 2000 साल पहले, ईसा पूर्व के 2000 साल पहले तमाम सारे जो फिक्शस रचनाएं हैं, जो नॉवेल्स जैसी रचनाएं हैं वो मिली हैं, उनका प्रमाण है। हालांकि वो सब सरवाइव नहीं की हैं, इतना पुराना लिटरेचर हो गया है, उस ज़माने में तो प्रिंटिंग की भी सुविधाएं नहीं थी। तो उसमें से कुछ एक रचनाएं ही अभी सरवाइव कर पा रही हैं जिनको आज हम देख सकते हैं, अदरवाइज सब की सब रचनाएं सब अतीत की गोद में समा गई। जिनमें से एक दो रचनाएं अभी हैं जिनको आप देख सकते हैं, द प्रिंसेस ऑफ बेक्स्टो एंड द प्रीडेस्टिन्ड प्रिंस। ये दो रचनाएं हैं जो अभी भी सरवाइव कर रही हैं उस पीरियड की।
राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा नॉवेल की जो हिस्ट्री मिलती है वो आपको ग्रीस में भी मिलती है, रोम में मिलती है। बहुत प्राचीन काल में से ही नॉवेल्स के लिखने की परंपरा रही है। जैसा कि मैंने इजिप्ट का जिक्र किया, या ग्रीस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, या रोम का जिक्र कर रहा हूँ, ये उस टाइम से ही। और अगर हम ग्रीक में इसके इतिहास को जानने का प्रयास करें कि ग्रीक में कब से नॉवेल्स इंप्रेशन में आए, कब से ग्रीक में नॉवेल्स लिखने की परंपरा शुरू हुई, तो स्टूडेंट 4वीं शताब्दी में ग्रीक में नॉवेल लिखे गए, राइट। इसके अलावा अगर रोम की बात करें, इटली की बात करें, तो एक गोल्डन एस नाम का नॉवेल है जो 5वीं शताब्दी में आया स्टूडेंट्स। बेसिकली रोम में द गोल्डन एस मैंने जिक्र किया स्टूडेंट्स। गोल्डन एस नाम का जो नॉवेल है ये 5वीं शताब्दी का उपन्यास है और ये रोम से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, राइट। इसके अलावा तमाम देशों में स्टूडेंट 1000 के आसपास, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, द टेल ऑफ गेंजी, ये जापान का एक एस्से है, जापान लिटरेचर में माना जाता है, जापानीज लिटरेचर का है, राइट। ये इसकी हिस्ट्री का सवाल है स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि नॉवेल का इतिहास तो बहुत पुराना है, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नॉवेल का मॉडर्न फॉर्म है, जो रियल फॉर्म है, जिसको आज आप देख पा रहे हैं नॉवेल के रूप में, जैसा कि मैंने जिक्र ऊपर किया मेयर ऑफ कैस्टरविच का, या और भी तमाम सारे नॉवेल हैं। स्मॉलेट के नॉवेल्स का जिक्र आता है, फील्डिंग के नॉवेल्स का जिक्र आता है, तमाम सारे उपन्यासकार जो हुए हैं, राइट। या भारत में तमाम सारे उपन्यासकार हुए, अरुण जोशी, या जो शशि देशपांडे, या जो तमाम सारे राइटर हुए हैं, अनीता देसाई, तो तमाम सारे जो नॉवलिस्ट आए इंडिया में या विश्व के अनेक देशों में, तो उनका जो रिलेशन है वो 18th सेंचुरी के बाद शुरू हुआ। 18th सेंचुरी से स्टूडेंट्स माना जाता है। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ नॉवेल है ये स्टूडेंट्स एक्चुअली 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो जो नॉवेल वर्ड है, राइट, इसको सबसे पहले नॉवेली, NOVELLE, नॉवेली वर्ड के रूप में बोकैसियो ने अपनी कहानियों के लिए, राइट, जो 14वीं शताब्दी में इटली में एक बड़ा राइटर हुआ करता था, बोकैसियो। क्या नाम था स्टूडेंट्स? बोकैसियो, राइट। ये 14th सेंचुरी का, 14वीं शताब्दी का इटली का एक राइटर रहा। इसने जो कहानियां लिखी थी एक्चुअली, अपनी जो स्टोरीज लिखी थी, उनको उसने नॉवेली नाम दिया था, NOVELLE, नॉवेली, राइट। और यहीं से नॉवेल की उत्पत्ति मानी जाती। इसी नॉवेली वर्ड से नॉवेल को हम ओरिजिन मानते हैं, राइट। इसके अलावा फिर 16th सेंचुरी में नॉवेल लिखने की परंपरा स्टार्ट हुई, विशेष करके फ्रांस में 16th सेंचुरी में एक कहानियाँ जो लिखने के का सिलसिला शुरू हुआ, तमाम सारे राइटर्स हुए, जिसमें आप ये मान सकते हैं कि जो वहाँ के क्रांतिकारी टाइप के थे, जो एक अलग ही अपनी सोच रखते थे, डिफरेंट टाइप का अप्रोच रखते थे लिटरेचर को लेकर के, तो वो काल्पनिक कहानियों के माध्यम से, फैंटेसी के माध्यम से, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को लेकर के लिखा करते थे, राइट। जिनमें जो प्रमुख फ्रेंच की क्रिएशंस हैं उसमें गारगेंटुआ है, इसके अलावा पेंटेग्रुएल है, इसके अलावा गारगेंटुआ है। तो ये सब रचनाएं जो हैं, राइट, ये सब रचनाएं फ्रेंच की रचनाएं हैं स्टूडेंट्स। तो मैं, अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान दें तो इजिप्ट में इसके ओरिजिन मानी जाती है, इजिप्ट में इसके प्रमाण मिलते हैं, रोम में इसके प्रमाण मिलते हैं, ग्रीस में इसके प्रमाण मिलते हैं, जापान में, और तमाम सारे इंडिया के राइटर्स का नाम मैंने लिया ही। इंग्लिश में तमाम सारे क्रिएशंस इसकी मिलती हैं, फ्रांस का जिक्र मैंने किया इन रचनाओं का। तो इट मीन्स नॉवेल इज नॉट अ न्यू फॉर्म, कोई नया फॉर्म नहीं है स्टूडेंट्स लिटरेचर के लिए, बहुत पहले से इसकी हिस्ट्री रही है। लेकिन जो इंग्लिश का नॉवेल आज आप देख रहे हैं, जिस स्वरूप में देख रहे हैं, तो ये इस स्वरूप की अगर हम बात करें, द प्रेजेंट फॉर्म व्हाट यू आर इनकाउंटरिंग टुडे इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल, इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, तो एक्चुअली इट्स ओरिजिनल फ्रॉम 18th सेंचुरी। इसकी ओरिजिन 18th सेंचुरी से मान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो मैं जिक्र कर रहा हूं जिन नॉवेल्स का, जिस तरह के लिटरेचर का, ये नॉवेल के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थे। नॉवेल जैसे थे, यू कैन से,
राइट। लेकिन एग्जैक्टली इनमें आपको ऐसी चीज़ें नहीं नजर आएंगी जो वेल फॉर्मेटेड नॉवेल का स्वरूप होता है, जैसे एग्जैक्टली नॉवेल होता है, तो उस तरह की चीज़ें आपको इसमें पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं नजर आ सकती हैं। राइट। ये थोड़ा हिस्ट्री की चर्चा मैंने की, कहाँ से इसके ओरिजिन होते हैं, कहाँ इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी आर स्टडिंग नॉवल, तो वी आर सपोज टू स्टडी इंग्लिश नॉवल, व्हाट इज इट्स ओरिजिन एक्चुअली, एंड व्हाट आर द मेन क्रिएशंस ऑफ लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ नॉवल, हाउ इट्स ग्रेट इट्स ओरिजिन, इसको अपनी ओरिजिन कैसे मिलती है, इंग्लिश में नॉवल का डेवलपमेंट कैसे होता है। राइट। तो इंग्लैंड में जब नॉवेल आया तो वो एक रोमांस था, एक्चुअली प्रोज में लिखा हुआ एक रोमांस था। राइट। 16th सेंचुरी का ध्यान रखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स। राइट। इन 16th सेंचुरी, स्पेशली इन इंग्लैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लैंड लिटरेचर, जिस इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, जिस इंग्लिश का लिटरेचर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स है वो इंग्लैंड से ही मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की। तो वहां पे जो पहला नॉवेल लिखा गया वो एक्चुअली एक प्रोज रोमांस था, मीन्स गद्य में लिखा गया एक रोमांटिक क्रिएशन थी, एक काल्पनिक कथा वस्तु को लेकर के लिखा गया था। मीन्स ऐसा सब्जेक्ट मैटर उस नॉवेल में लिखा गया जिसका रियल ग्राउंड है ही नहीं, वो पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी है। इसको स्टूडेंट्स जॉन लिली ने लिखा था यूफीज नाम से। किस नाम से स्टूडेंट्स? यूफीज। 1578 में, इट वाज रिटन इन 1578। प्री शेक्सपियरियन ही वाज। राइट स्टूडेंट्स। ही इज अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स, ये लोग यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। राइट स्टूडेंट्स। विलियम शेक्सपियर के पहले तमाम सारे ऐसे 16th सेंचुरी में राइटर आए जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हुआ करते थे, और उन्होंने 16th सेंचुरी में लिटरेचर को डेवलप करने का काम किया। विशेष करके जो पुनर्जागरण काल आया है, रिनेशा का पीरियड चला है 16th सेंचुरी में, तो इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं पुनर्जागरण को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया। उनमें जॉन लिली एक बड़ा नाम है। राइट स्टूडेंट्स। उनका यूफीज जो एक रचना है, जो कि पूरी तरीके से एक काल्पनिक पृष्ठभूमि पे लिखी गई है, फिक्शस रचना है, एक यू कैन से रोमांस है, एक कल्पनाओं से भरा हुआ एक गद्य का वर्क है यूफीज। तो ये 16th सेंचुरी में इसका प्रमाण मिलता है स्टूडेंट्स, और यहीं से कहीं ना कहीं इंग्लिश नॉवेल की स्टार्टिंग मानी जाती है। जॉन लिली की अमर रचना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा और भी उसके समकालीन तमाम यूनिवर्सिटी वेट्स रहे, प्री शेक्सपियरियंस रहे, जिन लोगों ने न केवल ड्रामे के क्षेत्र में काम किया, तमाम नाटक लिखे, बल्कि साथ साथ इस तरीके से जो फिक्सस रचनाएं लिखी, जो नॉवेल के फॉर्म में लिखा, उनमें जो रॉबर्ट ग्रीन है स्टूडेंट्स, इसकी मैमेलिया एक रचना है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रॉबर्ट ग्रीन की मैमेलिया, ये भी एक नॉवेल ही है। इसके अलावा लॉज का रोजालिंड एक रचना रही है। टॉमस नैस की द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिएशन स्टूडेंट्स। टॉमस नैस की द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये सब दीज आर द क्रिएशंस स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव इन योर माइंड। आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये रचनाएं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर is the great fiction creation, is a great novel creation, right? जिसमें नॉवेल के आपको तमाम सारे ग्लिम्स मिलेंगे। ये टॉमस नैस की रचना है स्टूडेंट्स। राइट। 1594 में लिखी गई, 16th सेंचुरी के एकदम उत्तरार्ध में लिखी गई। क्लियर? ये सब के सब प्रोज की फिक्शन रचनाएं रही। राइट। और कहीं ना कहीं इनमें मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न नॉवेल के, जो नॉवेल आज आप पढ़ते हैं, उस नॉवेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मॉडर्न नॉवेल जिसको आज आप पढ़ रहे हैं, उसकी दिशा और दशा को अपने उपन्यासों के माध्यम से वास्तविक स्वरूप प्रदान करने का कार्य इन्हीं ने ही किया। आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये वर्तमान नॉवेल के पुरखे हैं। राइट। दे हैव डायरेक्टेड द वे ऑफ मॉडर्न नॉवेल। जो 18th सेंचुरी में उपन्यासों को वास्तविक रूप में लिखने की परंपरा शुरू हुई और आधुनिक युग तक चल रही है, कहीं ना कहीं इसकी नींव के पत्थर हैं अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या रोजालिंड या यूफीस जैसी रचनाएं। ओके स्टूडेंट्स, जो कि 16th सेंचुरी में ही इंग्लिश में आ गई थी।
राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके अलावा और भी रिनेशा के दौरान वही 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जब पुनर्जागरण काल चल रहा था इंग्लैंड में, इंग्लैंड साहित्य की दृष्टि से समृद्धि को प्राप्त कर रहा था। दुनिया के अनेक देशों से साहित्यिक प्रेरणा लेकर के द लिटरेरी इंस्पिरेशन what the English writer has achieved from other countries like Greece, like Rome, like France, like Germany. So they were just trying to just strengthen the literature of England with the inspiration of other countries, and they are just giving well fruits to Renisha. रिनेशा को पुनर्जागरण काल में साहित्यिक दृष्टि से इंग्लैंड को समृद्ध बनाने में तमाम सारे जो राइटर्स लगे हुए थे, तमाम सारे विदेशों की प्रेरणा से, विदेशी लिटरेचर से सीख करके, विदेशी लिटरेचर को पढ़ करके, तो उनमें तमाम सारे ये जो नाम आते हैं, जैसे टॉमस डेलोनी का जैक ऑफ न्यूबरी, टॉमस डेकर एक बड़ा नाम है, बेलमैन्स ऑफ लंदन। राइट स्टूडेंट्स, ये सब रचनाएं स्टूडेंट्स उस समय रिनेशा के दौरान की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और सब के सब नॉवेल की रचनाएं हैं, सब के सब उपन्यास हैं स्टूडेंट्स। लेकिन मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये सब उपन्यास रहे जरूर हैं, बट द एक्चुअल वेल फॉर्मेटेड फॉर्म ऑफ नॉवेल जस्ट केम इन 18th सेंचुरी। ये सब भी नॉवेल रहे, बट कहीं ना कहीं इनमें नॉवेल के कुछ टच मिस हो रहे थे, जो कि एक्चुअल फॉर्म में 18th सेंचुरी में फील्डिंग, स्मॉलेट और ईस्टर्न जैसे लोग फील्डिंग लेके आए, स्मॉलेट लेके आए स्टूडेंट्स, रिचर्डसन लेके आए 18th सेंचुरी में। राइट स्टूडेंट्स, एक लंबी परंपरा चलती है विद्यार्थियों। 17th सेंचुरी की एकदम लास्ट में जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बहुत ही क्लासिकल क्रिएशन है स्टूडेंट्स। राइट, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बड़ी रचना है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कई बार कंपटीशन में ये भी पूछी जाती है कि जॉन बनियन की कौन सी रचना है, तो स्टूडेंट्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक बड़ी रचना है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन की। स्टूडेंट इट वाज रिटन इन 1678। राइट स्टूडेंट्स, ये एक एलिगरिकल क्रिएशन है, एलिगरिकल क्रिएशन है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो एक सोल और सुपर सोल का कंसर्न होता है, किस तरीके से आत्मा परमात्मा का अंग है और आत्मा का मुख्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के उसको एलिगरी कहते हैं। तो एलिगरिकल नॉवेल है जो थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का है, तो एक आप कह सकते हैं कि मिस्टिकल टोन में लिखा गया, अध्यात्म उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, रहस्यवादी चिंतन को लेकर कि किस तरीके से दुनिया के लोगों को जो चलाने वाली आत्मा है, उसका परम लक्ष्य ईश्वर का धाम है, और अंततोगत्वा उसको ईश्वर की शरण ही प्राप्त होती है। राइट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी क्रिएशन है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन की रचना है स्टूडेंट्स। ओके, इस तरीके से इसकी परंपरा चलती रहती है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 18th सेंचुरी नॉवेल। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जो 18वीं शताब्दी है, 18th सेंचुरी, यहीं से रियल नॉवेल की फाउंडेशन शुरू होती है। आप यूं कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी में ही उपन्यासों का रियल में जन्म होता है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? रियल फॉर्म ऑफ नॉवेल जस्ट केम इन 18th सेंचुरी। राइट, इसके अगर हम बात करें कौन सी रचना इस युग की सबसे प्रसिद्ध रही है, जहां से जो उपन्यासकार आए और जिनको प्रेरणा मिली, तो उसमें स्टूडेंट्स एक रॉबिन्सन क्रूसो, राइट, डेनियल डिफो की यह रचना है स्टूडेंट्स। किसकी लिखी हुई? डेनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूसो। ये एक नॉवेल की मास्टरपीस क्रिएशन है स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी की, और यहीं से 18th सेंचुरी में नॉवेल्स के डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। कहां से स्टूडेंट्स? डेनियल डिफो की रॉबिन्सन क्रूसो, ए वेल फॉर्मेटेड फॉर्म ऑफ नॉवेल केम इन 18th सेंचुरी। दिस इज द वेरी सेम एज, यही वो एज है
जहां से व्यवस्थित रूप में उपन्यास लेखन की परंपरा का विकास प्रारंभ होता है स्टूडेंट्स, राइट। अक्सर आप लोग पढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है कि फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट आर द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में फोर व्हील्स क्या हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, फोर व्हील्स मीन्स 18th सेंचुरी में चार उपन्यासकार ऐसे पैदा हुए जिन्होंने वास्तव में इंग्लिश नॉवेल की गाड़ी को आगे बढ़ाया, राइट स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, वो फोर व्हील्स का मतलब फोर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, राइट, हु जस्ट प्रोसीडेड द कार ऑफ इंग्लिश नॉवेल and just showed the way of its ultimate glorious destination। इन्होंने ही उपन्यासों के लेखन की परंपरा को समृद्ध बनाया। तो उन चार राइटर्स का विशेष योगदान है 18th सेंचुरी में, उन्हीं को फोर व्हील्स कहा जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स रिचर्डसन हैं पहले, दूसरे हैं हेनरी फील्डिंग, तीसरे हैं टोबियस स्मॉलेट और चौथे हैं ईस्टर्न। दीज आर द फोर नॉवेलिस्ट्स। यही वो चार नॉवेलिस्ट हैं जिनको फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है? तो यू मस्ट से दैट इन 18th century four novelists were there who just given a new form to novel। उपन्यासों को एक नया स्वरूप देने का कार्य किया, इनको डेवलप करने का कार्य किया। और कई बार तो जब फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल की बात आती है तो इन्हीं फील्डिंग को ही इंग्लिश नॉवेल का पिता मान लिया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी नॉवेलिस्ट हुए हैं, कुछ ऐसे भी क्रिटिक हुए हैं जो रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल मानते हैं। उनकी जो रचना पामेला है, रिचर्डसन की एक रचना पामेला है स्टूडेंट्स, उस पामेला को ही पहली रचना नॉवेल की मानते हैं 18th सेंचुरी में। तो कुछ लोग उस रचना को पहला नॉवेल और रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल मानते हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, ज़्यादातर जो ओपिनियन है क्रिटिक्स की, मैक्सिमम क्रिटिक्स की जो ओपिनियन है, तो वो फील्डिंग को ही मानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, राइट स्टूडेंट्स। में कई तरह के मतभेद हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जिक्र किया आपको कि रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड ईस्टर्न्स, दे आर द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें रिचर्डसन की पामेला जिसका मैंने जिक्र किया, राइट। इसके अलावा इनकी क्लैरिसा, हार्लोप, ये भी इनके नॉवेल्स हैं। जोसेफ एंड्रयू, हु कैन फॉरगेट द नेम ऑफ जोसेफ एंड्रयू स्टूडेंट्स। फील्डिंग की बहुत प्रसिद्ध रचना है जोसेफ एंड्रयू, हेनरी फील्डिंग की। टॉम जोन्स, अगर इनको आप चाहे वो जोसेफ एंड्रयू पढ़ें या टॉम जोन्स पढ़ें, इनमें सारे के सारे जो एक नॉवेल के गुण होने चाहिए, मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो एक आगे चल करके आप पढ़ेंगे पिकरेस्क नॉवेल की जो परंपरा रही है, वो पिकरेस्क नॉवेल का टच अगर आपको देखना है तो आप हेनरी फील्डिंग के, जोसेफ एंड्रयू और टॉम जोन्स को देखिए। क्लासिकल क्रिएशंस हैं इंग्लिश नॉवेल की। टोबियस स्मॉलेट और रॉड्रिक रैंडम, बड़ी रचना है, 1748 में लिखी गई, स्मॉलेट की रॉड्रिक रैंडम। ईस्टर्न की टिस्ट्रैम थैंडी, टिस्ट्रैम शैंडी रचना है, 1760 में लिखी गई। तो ये सब 18th सेंचुरी के बड़े नॉवेल्स हैं। गोल्ड स्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड, बहुत ही फेमस रचना है ओलिवर गोल्ड स्मिथ की, जो 18th सेंचुरी में आई। बेसिकली गोल्ड स्मिथ अपनी प्रोज राइटिंग के लिए जाने जाते थे, ड्रामे भी इन्होंने लिखे। इसके अलावा जो पीरियोडिकल एसेज की परंपरा रही है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया गोल्ड स्मिथ ने। लेकिन जो नॉवेल में इनका एक प्रसिद्ध नॉवेल है 18th सेंचुरी का, विकार ऑफ वेकफील्ड, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है स्टूडेंट्स। तो यहीं से 18th सेंचुरी से ही रियली में जो नॉवेल के लिखने की परंपरा है शुरू हुई। और चूंकि 18th सेंचुरी में नॉवेल्स का डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए स्टूडेंट्स इसी एज में जन्म लेने के कारण नॉवेल्स को द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है।
सबसे नया फॉर्म अगर इंग्लिश लिटरेचर का कुछ है, पोइट्री की परंपरा बहुत पुरानी है, ड्रामों की परंपरा बहुत पुरानी है, इसके अलावा इससे बहुत पहले लिखे गए, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म ऑफ नॉवेल आया वो 18th सेंचुरी में आया, बाद में आया। यही कारण है कि नॉवेल को हमेशा ये माना जाता है कि न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, सबसे नया फॉर्म है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये परंपरा जो स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी में, ये 19th सेंचुरी से आगे बढ़ती गई। 19th सेंचुरी में बड़े नॉवेलिस्ट हुए, जिनमें सर वाल्टर स्कॉट को आप लोग पढ़े हैं। सर वाल्टर स्कॉट गोथिक नॉवेल्स के लिए अपने जाने जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन हिज नॉवेल, अच्छे नॉवेलिस्ट हैं ये। 19th सेंचुरी में इनका नाम लिया जाता है, जो एक सुपरनेचुरल डिस्क्रिप्शन है नॉवेल्स में, थोड़ा सा घोस्ट टाइप के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, गोथिक नॉवेल्स की जो परंपरा रही, तो उसको इन्होंने आगे बढ़ाया वॉल्टर स्कॉट ने। इसके अलावा जेन एस्टिन 19th सेंचुरी की बड़ी नॉवेलिस्ट हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस को कोई नहीं भूल सकता है। आई थिंक ऑल हैव स्टडीड जेन एस्टिन। सब प्राइड एंड प्रेजुडिस, इम्मा, बड़ी क्रिएशंस हैं। डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट हैं ये, अपने डोमेस्टिक नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं। जो जो फैमिली क्राइसिस होती है, मैरिज लाइफ है, जो सामान्य परिवारों में जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, उन सारी चीज़ों को, डोमेस्टिक एटमॉस्फियर को, विशेष करके फेमिनिन रिप्रेजेंटेशन का काम ये करती हैं, नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं अपने उपन्यासों में। तो ये भी 19th सेंचुरी में ये परंपरा चलती रही। इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस एक बड़े नॉवेलिस्ट रहे हैं। ओलिवर ट्विस्ट अगर आपने पढ़ा हो स्टूडेंट्स, ओलिवर ट्विस्ट एक बहुत ही खूबसूरत पिकरेस्क नॉवेल है। चार्ल्स डिकेंस अपने पिकरेस्क टच के लिए जाना जाता है। सोशल रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से उसने निकेडली किया है अपनी क्रिएशंस में, अच्छा नॉवेलिस्ट रहा है 19th सेंचुरी का। WM ठाकरे हैं, विलियम मैकपीस ठाकरे, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज मेरेडिथ, ये सब बहुत अच्छे राइटर हैं स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी के उपन्यासकारों में। इसके अलावा ठाकरे का जो वैनिटी फेयर है, ये मास्टर क्रिएशन है। 19th सेंचुरी में जब भी जिक्र आता है उपन्यासों का, तो वैनिटी फेयर का जिक्र आता है स्टूडेंट्स। ओके, वैनिटी फेयर बहुत ही खूबसूरत नॉवेल है स्टूडेंट्स। आमिलिया और बेकी शार्प का कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है इसमें। दो बहनें रहती हैं, उनकी स्टोरी है। ओलिवर ट्विस्ट में जो एक किस तरीके से एक बच्चा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, ऑर्फनेज की क्या स्थिति है, इसके अलावा जो शेल्टर होम्स हैं उसमें किस तरीके का करप्शन है, वो चीज़ें अगर आपको देखनी तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स में, जैसे ओलिवर ट्विस्ट को आप पढ़िए। वैनिटी फेयर का जिक्र मैंने किया। इसके अलावा जॉर्ज इलियट का आडम बेडे बहुत अच्छी रचना है, ये भी नॉवेल है स्टूडेंट्स। मेरेडिथ की द इगोइस्ट अच्छी खूबसूरत रचनाओं में से। तो 19th सेंचुरी तक जो नॉवेल के लिखने की परंपरा रही है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ी। आधुनिक युग में भी नॉवेल्स की परंपरा निरंतर जारी है। मॉडर्न एज में भी तमाम सारे अच्छे राइटर्स, विशेष करके जो मॉडर्न एज के नॉवेल्स हैं, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को लेकर के लिखे जा रहे हैं। मीन्स जो एक मानसिक धारा है, मस्तिष्क की धारा है, जिसमें बहुत सी चीज़ें बाहर न घट करके आदमी के दिमाग के अंदर ही चलती रहती हैं। किस प्रकार की साइकोलॉजी आदमी की हो गई है, मनोस्थिति हो गई है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के मॉडर्न एज में नॉवेल लिखे जाते रहे। राइट, आधुनिक युग के उपन्यासकारों में आप टॉमस हार्डी को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी को ज्वाइन करने वाला राइटर है। दोनों सेंचुरीज में इसको जोड़ा जाता है। न केवल 19th सेंचुरी में विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेशन इसने किया नॉवेल्स में, बल्कि मॉडर्न एज में भी इसने काफ़ी सारे वर्क किए। तो टॉमस हार्डी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा H.G. वेल्स आए, जोसेफ कॉनरेड आए, अर्नॉल्ड बेनेट आए, जॉन गॉल्स वर्दी, ये सब बड़े नाम हैं मॉडर्न एज के, विशेष करके उपन्यासों के क्षेत्र में। इन्होंने ड्रामों के क्षेत्र में भी काम किया, काफ़ी सारे प्लेज अच्छे लिखे, जैसे गाल्सवर्दी के जो सोशल ट्रेजेडीज हैं बड़े फेमस हैं, लेकिन वो अपने नॉवेल्स के लिए भी जाने थे। डी एच लॉरेंस का नाम स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ नॉवेल और यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू कैन नेवर फॉरगेट हिज सन्स एंड लवर्स। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है सन्स एंड लवर्स, जिसमें उन्होंने
ओडिपस कॉम्प्लेक्स थियरी का जिक्र किया है, जो साइकोलॉजिकल एक थियरी है, मनोविज्ञान की थियरी है, किस तरीके से अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह का कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के मॉडर्न एज में नॉवेल्स लिखे जाते रहे, तो उसमें डी एच लॉरेंस का नाम आप कभी नहीं भूल सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ, जो भी अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के लिए जानी जाती है स्टूडेंट्स, बहुत ही खूबसूरत नॉवेल्स इन्होंने लिखे। जेम्स जॉयस हुए, ई एम फॉस्टर हुए, पैसेज टू इंडिया अगर आप पढ़ें, गजब के उपन्यास उन्होंने लिखा है, जो एक कुल मिला के जो साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड की है उसको तमाम सारी इवेंट्स के माध्यम से, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स के माध्यम से अपने नॉवेल्स में सर्व करने का काम किया मॉडर्न एज के नॉवेलिस्ट्स में। तो स्टूडेंट्स, ये परंपरा कंटिन्यूअसली बढ़ती रही आगे की तरफ। आज के जो नॉवेल्स आए वो काफ़ी डिफरेंट हैं पुराने नॉवेल्स में। पुराने नॉवेल्स का जो टारगेट होता था वो केवल और केवल आपको एक इंटरटेनमेंट ज़्यादा देना होता था, बट जो मॉडर्न नॉवेल आए, इन्होंने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बल दिया। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पर कंसंट्रेट होकर के इन्होंने लिखा। और जहाँ तक सवाल है, जो परंपरा चली है इंग्लिश नॉवेल की, जो 16th सेंचुरी से ही शुरू हो जाती, जैसा कि मैंने जिक्र किया था यूफीस का, तो परंपरा 16th सेंचुरी से चली है स्टूडेंट्स। और 16th सेंचुरी में जो नॉवेल्स थे वो पूरी तरीके से रोमांटिक हुआ करते थे। मीन्स उसमें रोमांस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता था, एकदम पूरी तरीके से इमेजिनेशन पे बेस्ड होते थे। लेकिन जब 18th सेंचुरी में रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न तक ये परंपरा पहुंची, तो उसमें व्यंग ज़्यादा नजर आने लगा, राइट। सटायरिकल क्रिएशन होने लगी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी ज़्यादा दिखने लगा आपको, राइट। इसमें रियलिज्म, विशेष करके जो फीमेल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो महिलाओं की जो सोच है किस तरीके से सोसाइटी को लेकर के उनकी लाइफ है, वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा जब ये 19th सेंचुरी तक पहुंचती है तो सोशल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, सोशल सटायर में बदल जाते हैं ये नॉवेल। चार्ल्स डिकेंस वगैरह के नॉवेल्स को अगर आप पढ़ते हैं। लेकिन जब यही परंपरा जॉर्ज इलियट और आप कह सकते हैं डी एच लॉरेंस तक पहुंचती है मॉडर्न एज में, तो मॉडर्न एज में ये उपन्यास पूरी तरीके से साइकोलॉजी बेस्ड हो जाते हैं। और पूरी तरीके से जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानव मस्तिष्क का जो क्रियाविधि चल रही है, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर देयर रनिंग इन देयर माइंड्स, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग, मानव मस्तिष्क में किस तरह के विचार चल रहे हैं, उन चीज़ों को देने का कार्य मॉडर्न एज के नॉवेलिस्ट लगातार कर रहे हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आप लोग नॉवेल की पूरी परंपरा आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मॉडर्न एज में नॉवेल आए, जो कि 16th सेंचुरी से चले, और किस तरीके से उनका डेवलपमेंट 18th सेंचुरी में हुआ, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो इट्स टाइम टू से यू थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।